नमस्कार साथियों। उत्तराखंड को लंबे समय तक एक शांत आध्यात्मिक और अपेक्षाकृत निर्विवाद राज्य के रूप में देखा जाता रहा। पहाड़ों की संस्कृति, पौराणिक परंपराएं और धार्मिक महत्व ने इसे देवभूमि की पहचान दी। यहाँ धार्मिक विविधता होते हुए भी सामाजिक ताने बाने में संघर्ष या सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बहुत कम दिखाई देती थी। पहाड़ी समाज अपनी सामूहिकता, आपसी सहयोग और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। परंतु पिछले लगभग एक दशक में, विशेषकर 2021 के बाद, धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उत्तराखंड भी उस राजनीतिक सामाजिक धारा का हिस्सा बन रहा है जिसमें धर्म आधारित पहचान, जनसंख्या परिवर्तन का भय, बाहरी भीतरी विभाजन और सांस्कृतिक असुरक्षा जैसी भावनाएं उभर रही हैं। ये सभी परिवर्तन अचानक नहीं हुए, बल्कि आर्थिक प्रवास, जनसांख्यिकी बदलाव, राजनीतिक विमर्श और डिजिटल संचार तंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे गठित हुआ। पहाड़ी इलाकों में पलायन ने एक नई सामाजिक मनोवृत्ति को जन्म दिया। गांव खाली हुए, शहर बड़े और मैदान केंद्रित विकास ने पहाड़ी समाज को असुरक्षा से भर दिया। यहां असुरक्षा केवल आर्थिक नहीं थी, यह पहचान और अस्तित्व से जुड़ी होने लगी। क्योंकि पहाड़ों में खाली घरों और बंजर खेतों के बीच जब स्थानीयों की जगह नए व्यापारी और किराएदार आने लगे, तब हमारा समाज बदल रहा है जैसी चिंता जन्म लेने लगी। यही चिंता समय के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक शंकाओं में बदलने लगी। सोशल मीडिया ने इस भावना को बार बार यह बताकर और मजबूत किया कि पहाड़ों में बाहरी जनों की घुसपैठ से मूल संस्कृति खतरे में है। यह संदेश केवल आर्थिक नहीं रहा, उसे धर्म और सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया। 2021 में हरिद्वार में आयोजित विवादित धर्म सभा इस बदलाव का पहला बड़ा संकेत थी। धार्मिक मंच से खुले तौर पर ऐसे भाषण दिए गए जिन्होंने न केवल देश भर में आलोचना बटोरी, बल्कि यह भी बताया कि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक अभिव्यक्ति अब खुलकर सामने आने लगी है। इस सभा ने राज्य में धार्मिक तनाव की संरचनात्मक शुरुआत कर दी। यह घटना हिंसा में नहीं बदली, लेकिन इसने एक विचारात्मक भूमि तैयार की, जिसके बाद समाज का एक हिस्सा धार्मिक संघर्ष की कल्पना में विश्वास करने लगा। इसी अवधि में इंटरनेट और सोशल मीडिया आधारित हिंदुत्व नैरेटिव ने पहाड़ी युवाओं को प्रभावित करना शुरू किया। वीडियो संदेश और जनसंख्या संबंधी मिथक वायरल होकर नई मानसिकता बनाने लगे। पहाड़ी पहचान जहां पहले स्थानीय संस्कृति पर आधारित थी, वह धीरे धीरे धार्मिक पहचान में बदलती दिखाई देने लगी। इसके बाद मई 2023 में उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे की घटना सामने आई, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक विभाजन अब केवल विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार और सामाजिक प्रतिक्रिया में भी प्रकट हो सकता है। एक नाबालिग लड़की से जुड़े कथित अपहरण प्रयास में जब आरोपी के धार्मिक पहचान की चर्चा उभरी, तो घटना अचानक अपराध से धर्म आधारित संघर्ष में बदल गई। लव जिहाद जैसी अवधारणा को स्थानीय स्तर पर इतना बल मिला कि कस्बे में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया गया। पोस्टर लगे, हड़तालें हुई और धमकियों का माहौल बना। स्थानीय व्यापारियों के पलायन की खबरें सामाजिक सद्भाव पर गहरी चोट थी। यह एक अहम मोड़ था, क्योंकि यह पहली बार था जब पहाड़ी कस्बे में सामाजिक तनाव सार्वजनिक आक्रोश और सामूहिक दबाव में बदलता दिखा। यह घटना प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसे एक ओर कानून व्यवस्था संभालनी थी और दूसरी तरफ फैलते सांप्रदायिक नैरेटिव को नियंत्रित करना था। फरवरी 2024 में वनभूलपुरा में हुए टकराव ने उत्तराखंड के शहरी धार्मिक विवाद की नई कहानी लिखी। अदालत के आदेश के अनुसार कथित अवैध धार्मिक ढांचे को हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क उठी। यह मुद्दा केवल अवैध निर्माण का नहीं था, बल्कि समुदायों के विश्वास और प्रशासन की तटस्थता पर भी सवाल खड़े हुए। इस संघर्ष में जाने गई, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद हुआ और राष्ट्रीय मीडिया की नजरें यहां टिक गई। हालात कितने खराब हैं और आगे कितने खराब हो सकते हैं, इसे रामनगर की ताजा घटना से समझा जा सकता है। यह वही रामनगर है जिसे कभी जंगल सफारी, शांत तेवरों और तराई के सांस्कृतिक मेल और सौहार्द की मिसाल माना जाता था। पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे ऐसा शहर बनता गया जहां पहचान पूछकर रिश्ते तय होने लगे, दुकान के बोर्ड देखकर खरीद फरोख्त तय होने लगी और धार्मिक प्रतीकों से भरोसे का प्रमाण
मांगा जाने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि 2-2.5 साल से बारी बारी से ऐसे घटनाक्रम खड़े होते गए जो अब एक मुकदमे और हाईकोर्ट की दहलीज पर हैं। 23 अक्टूबर 2025 को जिस मॉब हिंसा ने पूरे शहर को हिला दिया, अब जिसका मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, वह घटना इस बदलाव का परिणाम बताई जा रही है। याचिकाकर्ता के पति नासिर मैरियम ट्रेडिंग कंपनी के ड्राइवर रेफ्रिजरेटर वाहन यूके 04CB8886 में मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड बरेली से 558 किलो भैंस का वैध मांस लेकर रामनगर लौट रहे थे। बैलपड़ाव पुलिस चौकी पर वाहन और दस्तावेज चेक हुए। सब सही निकला और वाहन को आगे जाने दिया गया। लेकिन जैसे ही वाहन छोई इलाके के पास पहुंचा, फेसबुक लाइव में इसे गौमांस की ढुलाई कहा गया और कुछ ही मिनटों में भीड़ जमा हो गई। लाइव करने वाला कोई मामूली स्थानीय नहीं था। यह वह शख्स था जिसका नाम पिछले 2 वर्षों से रामनगर की राजनीति, सोशल मीडिया अभियानों, पोस्टर विवादों और सांप्रदायिक शब्दावली के बीच बार बार आता है। भाजपा नेता मदन जोशी। भीड़ ने नासिर को वाहन से निकालकर पीटना शुरू किया। पत्थर, लात, घूंसे। आरोप है कि पुलिस पहुंची भी तो नासिर को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया, बल्कि पहले थाने ले जाया गया, मानो उसको चोटों से ज्यादा प्रशासन को कागज और बयान जरूरी लग रहे थे। बाद में परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया। याचिका के अनुसार जब नासिर की पत्नी शिकायत लेकर थाने पहुंचती है तो पुलिस पहले आवेदन लेने से इनकार करती है। बाद में जब भीड़ जुटी और दबाव बढ़ा, तब शाम 6:58 में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर संख्या 382/2025। पर यहां भी ट्विस्ट वही था जो उत्तराखंड भर की कई राजनीतिक खबरों में पिछले कई वर्षों से साफ दिख रहा है। आरोपित नेता का नाम याचिका में साफ लिखा था, लेकिन एफआईआर में उसे अज्ञात मदन कर दिया गया। और यह यहीं खत्म नहीं होता, उल्टा नासिर पर ही दूसरा केस दर्ज कर दिया गया कि वह 2 नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहा था, जबकि दस्तावेज दिखाते हैं कि यह अस्थायी नंबर से स्थायी नंबर में स्विच करने की वैध प्रक्रिया थी। पीड़िता का कहना है कि हम केवल कानून के मुताबिक व्यापार कर रहे थे। न हमने गाय का मांस लाया, न हमने किसी को उकसाया। फिर हमें क्यों निशाना बनाया गया? इस घटना को समझना हो तो पीछे लौटना जरूरी है, उन महीनों और घटनाओं की ओर जिन्हें दी संडे पोस्ट ने विस्तार से दर्ज किया है। सितंबर माह में मदन जोशी रामनगर के बैराज पर मॉर्निंग वॉक करने गए। वहां उन्हें सात्विक जूस भंडार की एक मोबाइल दुकान लगी हुई मिली। यहां से जब उन्होंने जूस विक्रेता से पूछा कि वह कैसा जूस बनाते हैं, तो उन्हें दुकानदार द्वारा बताया गया कि पेड़ों की छाल, पत्ते और कई सब्जियों का मिश्रण बनाकर जूस निकाला जाता है। दुकानदार ने यह भी बताया कि जूस ब्लड प्रेशर, थायराइड के अलावा कई बीमारियों में बहुत लाभदायक है। इस पर मदन जोशी ने जूस बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि विक्रेता हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम नाम का ईसाई धर्म का व्यक्ति है, तो उनका आचरण परिवर्तित हो गया। उन्होंने जूस वापस कर दिया और इसी के साथ जूस विक्रेता गुलजार को अपनी मोबाइल दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाने का ही हिदायत दी। यह अशोक जोशी फेसबुक लाइव के जरिए सोशल मीडिया में चलाया गया। इसकी फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई और उस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आई। इस घटना से पहले मदन जोशी पर लखनपुर जोगी क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के लोगों पर पहचान की सियासत करने का आरोप लगा था। यह लोग सवार और सब्जी बेचने के लिए ठेली लगाते हैं। बताया जाता है कि मदन जोशी ने यहां के फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर विक्रेता अपनी ठेली पर अपने नाम की पट्टी लगाएगा। अगर हिंदू है तो वह जय श्री राम लिखकर अपने नाम के साथ अपनी ठेली पर तिरंगा झंडा भी फहराएगा। जोशी के इस हिटलर साई के बाद एक संप्रदाय विशेष के लोगों में इस कदर खौफ हो गया कि उन्हें लखनपुर चुंगी क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। इसके कुछ समय बाद ही जश्ने ईद मिलाद के जुलूस का विवाद आया। वर्षों से जुलूस मुख्य बाजार से होकर जाता था, लेकिन इस बार इसे शहर के चरित्र पर हमला बताया गया। कई दिनों तक तनाव, बयान और बंद होने की स्थिति और अंततः प्रशासन की दखल के बाद पुराना मार्ग ही बहाल हुआ। इसके बाद 10-10 रुपए की स्टाम्प पेपर वाली जमीन का मुद्दा उछाला गया। कहा गया कि एक समुदाय ने गैर कानूनी कब्जा किया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि असल में ये भूमि विवाद पहले राजनीतिक था, लेकिन बाद में इसे सांप्रदायिक रूप में रंग दिया गया क्योंकि चुनाव नजदीक थे और वोट ध्रुवीकरण चाहिए था। नगर पालिका चुनाव में मदन जोशी ने कहा कि रामनगर नहीं, अब रहमत नगर बनेगा। सोशल मीडिया पेजों पर यह बात फैलती गई।
फिर उन्होंने कहा जाटव वोटों को एकजुट करना होगा ताकि मुस्लिम वर्चस्व ना बढ़े। ऐसे कई बयान, वीडियो, मीम, काफिले में बाइक रैली, हर विवाद में हिंदू पहचान बनाम मुस्लिम पहचान का फ्रेमिंग, ये सब धीरे धीरे रामनगर की मनोभूमि बदलते रहे। इसी माहौल में यह मॉब हिंसा हुई, इसी माहौल में शिकायत दबाई गई, इसी माहौल में नाम अज्ञात हुआ और अब इसी माहौल के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक तहसील पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 फैसले का हवाला दिया गया। उस फैसले में कोर्ट ने कहा कि भीड़ न्याय नहीं करती, भीड़ लोकतंत्र का अपमान करती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि हर जिले में नोडल अधिकारी, सोशल मीडिया निगरानी, तुरंत एफआईआर, तेज चार्जशीट, पीड़ित सुरक्षा और लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई हो। याचिकाकर्ता की दलील है कि रामनगर में इनका पालन नहीं हुआ, नोडल अधिकारी सक्रिय नहीं दिखे, सोशल मीडिया पर लाइव होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नाम बदलकर की गई। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रही है। दूसरी तरफ शहर दो हिस्सों में बटा बैठा है। एक भीड़ का शोर कहता है कि धर्म और गाय खतरे में है। दूसरी तरफ घायल ड्राइवर का परिवार पूछ रहा है, हमने कानून नहीं तोड़ा था, हमें क्यों सजा मिली। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पीठ ने टिप्पणी की कि मामले में राजनीतिक प्रभाव की आशंका नजर आती है और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती नहीं दिख रही। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि घटना से जुड़े सभी भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट और लाइव वीडियो तुरंत हटाए जाएं और जांच अधिकारी अगली तारीख को विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। वहीं रामनगर के इस गंभीर प्रकरण में नवनियुक्त नैनीताल जनपद के कप्तान टीसी मंजुनाथ ने दी संडे पोस्ट को बताया कि गत सप्ताह मेरे जनपद में चार्ज लेने से ठीक पहले रामनगर और कालाढूंगी थाना क्षेत्रों में मांस के एक वाहन को रोककर ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट करने और भीड़ द्वारा आक्रमण करने की गंभीर घटनाएं हुई। प्रारंभिक सूचना पर पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर ड्राइवर को बचाया और घटना की त्वरित जांच शुरू कर दी। छानबीन में स्पष्ट हुआ कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा मांस वैध था और उसके संबंधित कागजात भी पूर्ण थे। इन घटनाओं के संबंध में अलग अलग थाने में कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई। रामनगर प्रकरण में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 5 के विरुद्ध वारंट जारी हो चुके हैं तथा अन्यों पर 82 सीआरपीसी के अधीन सीज की कार्रवाई की गई है। कालाढूंगी में हुई तोड़फोड़ मामले में सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया और जांच वीडियो के माध्यम से कई व्यक्तियों की पहचान हो चुकी है। उनके खिलाफ कार्रवाई प्रगतिशील रूप से जारी है। छोई क्षेत्र में भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं तथा संबंधित दबिशें दिन रात जारी हैं। जिन पर वारंट जारी हुए थे वे कुछ लोग फिलहाल फरार हैं और अपनी उपलब्धता को छिपाए हुए हैं। इस मामले में जिन लोगों का नाम आया है उन सभी के खिलाफ समान रूप से कड़ी और न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है। भीड़ उकसाने, वाहनों को अवैध तरीके से रोके जाने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने में संलिप्त सभी दोषियों के प्रति कानून सख्ती से लागू होगा। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि लगातार सुनवाई करते हुए कड़े निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं। आगे नैनीताल कप्तान टीसी मंजुनाथ बताते हैं कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और हम हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और घटना में शामिल दोषियों को ढूंढकर दंडित किया जाएगा। साथ ही नैनीताल के कप्तान ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों और सोशल मीडिया में बिना सत्यापित जानकारी के फैलने वाली बातों से बचें। यदि किसी के पास घटना से संबंधित प्रामाणिक जानकारी हो तो वह नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करे ताकि जांच में आवश्यक सहायता मिल सके। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल के नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने बताया कि यह मामला हाईकोर्ट में है और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। जो भी रूल ऑफ लॉ है उसे लागू कराएगा। हर नागरिक के लिए जो भी अधिकार हैं, सुविधाएं हैं, कानून प्रशासन उसमें कार्य करेगा, सभी लागू कराया जाएगा। इस मामले में रामनगर के अधिवक्ता मयंक मैनाली ने कहा है कि रामनगर में हुई यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। रामनगर को शांत और प्राकृतिक दृष्टिकोण से समृद्धिपूर्ण माना जाता है। मारपीट की घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो कि गलत है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का रुख इस घटना की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। रामनगर की सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता माशीवाल ने बताया कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जितना इस घटना को समझा, मुझे ये मॉब लिंचिंग लगी। दी संडे पोस्ट से हुई बातचीत में श्वेता मासीवाल कहती हैं कि आज तक हम लोग दूर से इस तरह की घटनाओं को देखते थे। पहाड़ की शांत फिजा में ये होना खतरे का संकेत है।
छोटे से राज्य में सब एक दूसरे को जानते हैं। शक की बिना पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर निहत्थे ड्राइवर की पिटाई करना साफ दिखता है कि संवैधानिक और इंसानियत दोनों से इस झुंड का कोई नाता नहीं है। रामनगर में हमेशा से साझी परंपरा चलती आई है। उत्तराखंड की शक्ति उसकी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और शांतिपूर्ण सामाजिक सहजीवन में है। यदि इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण, डिजिटल उन्माद और जनसांख्यिकी डर के हवाले छोड़ दिया गया तो वह विशेष पहचान कमजोर होने का खतरा है। जिसने इस भूमि को देवभूमि कहा, आने वाले वर्षों में यह राज्य एक निर्णय करेगा, या तो सद्भाव की परंपरा को और मजबूत करेगा या राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रभाव में अपने विशिष्ट सामाजिक आत्मा को खो देगा। समाधान इसी में है कि विकास, सुरक्षा और धार्मिक आस्था के साथ साथ समावेशिता, संवाद और न्यायपूर्ण शासन को केंद्र में रखा जाए। तभी उत्तराखंड अपनी मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता और सामाजिक शांति की राह में स्थिरता से आगे बढ़ सकेगा।